स्टार्ट करते हैं हम ट्राइंगल लॉ से। वेक्टर एडिशन लॉ में पहला टाइप आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ कब एप्लीकेबल है पहले वो समझिए। ये है ओरिजिन। ओरिजिन से हमने डिस्टेंस कवर की m तक। O से m तक की डिस्टेंस है a। अब हम m पर पहुंचे। ये एक क्रॉसिंग है। इस क्रॉसिंग से हमने अपना बाइक का हैंडल घुमाया थीटा एंगल पर। तो ये रहा एंगल थीटा। M से पहुंचे N पर। N हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। M से N तक की डिस्टेंस कवर की हमने B। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, these are called consecutive vectors। क्यों है ये कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर? क्योंकि जहां A खत्म हुआ वहां से B शुरू हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए। V starts from origin, reaches to point M, covers a distance A. Now from M, V takes a turn by angle theta and reaches to point N. N is the destination point। वेक्टर A जहां खत्म हुआ वहीं से वेक्टर B शुरू हुआ। That is, A and B are consecutive vectors। Is it clear to all? Good। जब दो वेक्टर कॉन्जिक्यूटिव हों तो उनका रिजल्टेंट होता है इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के बराबर। ध्यान से देखिए, दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर हों तो रिजल्टेंट जब हम बनाएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ओ एम एन। इस ट्राइंगल ओ एम एन में दो साइड्स ओ एम और एम एन represents two sides of a triangle। Then third side will represent resultant of that triangle। इतना आपकी समझ में आया कि अगर दो वेक्टर्स A और B represented by two sides of a triangle, two consecutive sides of a triangle,
then their resultant represented by third side of the triangle in opposing way। इस लाइन पे ध्यान देना जो मैंने बोला, इन अपोजिंग वे। अपोजिंग वे का मतलब हम O से पहुंचे M, एरो O टू M गया, M से पहुंचे N, एरो M टू N गया। अगर कॉन्जिक्यूटिवली चलते तो अब N से एरो आता O पर, बट ऐसा नहीं होता है। एरो कहां जाएगा? O से N पर। मतलब रिजल्टेंट हमेशा कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के अपोजिंग वे में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखिएगा, ए बी सी। आप में से कोई बताएगा इनमें से कौन सी साइड रिजल्टेंट है? ए सी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्यों है रिजल्टेंट ए सी? क्योंकि ए बी और बी सी है कॉन्जिक्यूटिव। ए से बी पे गए और बी से सी पे आए, तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव है। अब जाना चाहिए था सी से ए पर, लेकिन आए ए से सी पर, मतलब अपोजिंग वे में कौन है? ए सी। समझ में आया? ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। तो व्हाट इज ट्राइंगल लॉ? इफ टू sides, two consecutive sides of a triangle represents two vectors, then third side of the triangle will represent their resultant in opposing way। क्लियर है डेफिनेशन? बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये समझाना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी अपोजिंग वे में। ओके है? अब सुनिए बेटा, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाता है? अल्फा। हमें इस अल्फा का फॉर्मूला डेरिवेट करना है और इस आर का। ठीक है? फॉर्मूला तब डेरिवेट होगा जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्या फिलहाल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है? हम क्या करें कि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए? हमने क्या किया? ओ एम को एक्सटेंड कराया और एन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है? अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एम पी एन, जिसमें हमें एक साइड नोन है बी। ठीक है? कोई दिक्कत?
एम पी एन। कौन सी साइड हमें नून है? एम एन। तो एम एन का स्क्वायर इक्वल एम पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। एम से एन तक की लेंथ कितनी थी? बी। तो बी स्क्वायर इक्वल एम पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। ये बन गई। बोलिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है, बोलिए फिर से। नथिंग। ओके, नथिंग, वेरी गुड। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी एन। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी एन। इन ट्राइंगल ओ पी एन, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल ओ पी स्क्वायर बेस प्लस पी एन स्क्वायर। अब बताइए, इनमें से कौन सी साइड की लेंथ हमें मालूम है? ओ से लेकर एन तक। ये है आर स्क्वायर। अब अगर हम ओपी की बात करें तो ओपी में से ओ एम हमें मालूम है, एमपी हमें नहीं मालूम। तो क्या हम ओपी को ओ एम प्लस एमपी का होल स्क्वायर लिख लें? ओपी को हमने ब्रेक करके लिखा ओ एम प्लस एमपी का होल स्क्वायर। प्लस में चल रहा है पीएन का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करो तो आर स्क्वायर इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर प्लस 2 ओ एम एम पी प्लस पी एन स्क्वायर। अब आप में से कोई बताएगा क्या करें? एक काम तो पहले हम क्या करें, ओ एम हमें पता है, ओ से एम तक है ए, तो ये ए स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर प्लस 2 अभी आ रहे बेटा, उसी पे आ रहे, प्लस पी एन स्क्वायर। तो जहां जहां ओ एम था वहां वहां हमने ए लिख लिया। अब हम आए इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट में एम पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इक्वल क्या है? बी स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एम पी। अब पूरी कहानी, पूरी पिक्चर आकर कहाँ रुक गई, एमपी पर। एमपी की जगह हमें लाना है बी कॉस थीटा, ये तो मालूम है हमें। इसकी जगह कॉस थीटा आना है। तो एमपी कौन से ट्राइंगल में है, एम पी एन। अगर हम इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लें तो कॉस थीटा क्या आएगा, बेस, बेस का नाम बेटा एमपी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, बी। तो एमपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। बताइए ये लाइन समझ में आई नहीं आई, फिर से देखिए। हमारा रियल फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। मतलब एमपी की जगह आना चाहिए बी कॉस थीटा। ये बात तो कंफर्म है। तो हमने देखा एमपी कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा, एम पी एन, यही है राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एमपी है बेस, जो हमें चाहिए है, और एमएन है हाइपोटेनस, जो हमें पता है बी है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आते, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एमपी क्या बना, बी कॉस थीटा। अब बताइए कोई दिक्कत। तो अब एमपी की ये वैल्यू यहां आ जाएगी, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। या आर अगर निकालना है तो पूरे पे अंडर रूट। पूछिए कोई डाउट। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी हमें चाहिए टेन अल्फा। अभी केवल आर आया है। आर कितना आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें चाहिए है टेन अल्फा। बेटा टेन अल्फा के लिए कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लें, ओ पी एन। तो इन ट्राइंगल ओ पी एन टेन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर पी एन
अपॉन बेस ओपी। ये लाइन सबकी समझ में आई? पी एन हमें नहीं पता, अपॉन बेटा ओपी को हम लिखेंगे ओ एम प्लस एमपी। ये सबको क्लियर? अब बताइए, पी एन तो हमें नहीं पता, एज इट इज। ओ एम कितना है? ए प्लस एमपी कितना है? बी कॉस थीटा, अभी अभी निकाला है। अब बचा पीएन। ये बताओ, इस एम पी एन में एम पी एन में ये है परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, और ये है हाइपोटेन्यूस जो हमें मालूम है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस काय में आती? तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी एन अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पी एन क्या आ गया? बी साइन थीटा। ये बात समझ में आई? तो फाइनली टेन अल्फा इक्वल क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हमारी डेरिवेशन पूरी हो गई। कौन से लॉ की डेरिवेशन थी ये? ट्राइंगल लॉ। सबको क्लियर हुई बेटा? ठीक। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ पे। देखिएगा, ट्राइंगल लॉ तब लगता है जब दोनों वेक्टर कॉन्जिक्यूटिव हो। पैरेललोग्राम लॉ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स में लगता है। जैसे ये है ऑरिजिन, और यही एक क्रॉसिंग भी है। इस क्रॉसिंग से एक आदमी एम की साइड चला, यहां है एम पॉइंट।
उसने डिस्टेंस कवर किया ए। ठीक है, वह एम पे जाके रुक गया। इसी क्रॉसिंग से दूसरा आदमी थीटा एंगल बनाते हुए क्यू पॉइंट तक गया। उसने डिस्टेंस कवर की डी। मतलब अब दो वेक्टर्स हैं, बट दोनों ही वेक्टर नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं। इतना तो आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक। जब दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट बनाने का तरीका ट्राइंगल लॉ से अलग होता है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स में रिजल्टेंट बनाने के लिए हम ओ क्यू के पैरेलल लाइन खींचेंगे एम से। यहां से थीटा एंगल था तो यहां से भी थीटा एंगल, तो ओ क्यू के पैरेलल लाइन हो गई। अब ये आएगा बेटा, सब आएगा। ओ क्यू के पैरेलल लाइन हो गई एम एन। ठीक है, और ओ एम के पैरेलल लाइन खींचेंगे क्यू एन। तो ये ए था तो ये भी ए है, ये बी था तो ये भी बी है। तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ओरिजिन से, जो डायगोनल होगा दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब जब दो वेक्टर नॉन कॉन्जिक्यूटिव हों तो उनका रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से नहीं बनाया जाता, तब उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से बनेगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर will represent by diagonal of parallelogram। इतना आपकी समझ में आया? तो कब रिजल्टेंट ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी? when two vectors are consecutive। और कब रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा? कब रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा? बस when two vectors are non consecutive। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूविंग पे। तो बेटा जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? अल्फा। याद रखिएगा, ए ओ क्यू थीटा है, जबकि सॉरी ए कह रहे एम, एम ओ क्यू
थीटा है, जबकि एम ओ एन अल्फा है। ठीक है बेटा। अब फिर वही, प्रूविंग के लिए हमें चाहिए होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एन पी। तो हमारे पास पहला राइट एंगल ट्राइंगल आया एम पी एन। बताइए, एम पी एन में पाइथागोरस लगेगी तो क्या आएगा, एम पी स्क्वायर प्लस, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एन, इसमें पाइथागोरस लगेगी तो आर स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ओपी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। ओपी को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ओ एम प्लस एम पी का होल स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन करें तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर प्लस टू ओ एम इंटू एम पी प्लस पी एन स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए ओ एम कितना है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, फिर ए, फिर एम पी प्लस पी एन स्क्वायर। अब क्या करें, एम पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख दें। आप देख रहे होंगे एज इट इज प्रीवियस डेरिवेशन है, बिल्कुल एज इट इज। अब एमपी कैसे निकालेंगे, बेस है ये, ट्राइंगल एम पी एन में कॉस थीटा ले लें, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एम पी अपॉन बी, तो एम पी आ गया बी कॉस थीटा, यहां रख दें। तो फाइनली आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, एम पी की जगह बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, सभी लोगों को क्लियर हुआ इतना। गुड। अब फिर वही टेन अल्फा,
बेटा टेन अल्फा कैसे आएगा? पी एन परपेंडिकुलर अपॉन ओपी बेस, पी एन एज इट इज, ओपी को ब्रेक करके ओ एम प्लस एम पी, पी एन एज इट इज, ओ से एम तक है ए, और एम पी अभी अभी निकाला बी कॉस थीटा। अब पीएन, पीएन के लिए फिर वही इन ट्राइंगल एम पी एन। बेटा एम पी एन में अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पीएन आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, पीएन की जगह हम रखेंगे बी साइन थीटा, तो टेन अल्फा इक्वल हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है सेम डेरिवेशन बट विद द हेल्प ऑफ कौन सा लॉ? इसका इसका मतलब दोनों से फॉर्मूले सेम आते हैं, केवल दोनों को लगाने की सिचुएशन अलग अलग है। ट्राइंगल लॉ तब लगेगा जब वेक्टर कॉन्जिक्यूटिव हो, और पैरेललोग्राम लॉ तब लगेगा जब वेक्टर नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो। सभी को क्लियर?